हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पॉलिटी के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर के आऊँगा, तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है, और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इसका जिक्र है। सही है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ओवरव्यू जानते हैं कि किस आर्टिकल में क्या दे रखा है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। और राइट टू फ्रीडम जो है हमारा, ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? किसी का फ़ायदा उठाना, किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना। तो उससे बचाव के लिए जो हमारा आर्टिकल है वो 23 से 24 में है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि अपने धर्म को चुनने का अधिकार, ये हमारा 25 से 28 के बीच है। और कल्चरल, यानी कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको रोकने, प्रिजर्व करने का। और हमारा जो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन सबका राइट है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTE एक्ट 2002 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक फंडामेंटल राइट भी बन चुका है, जो कि पहले एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी हुआ करता था। तो ये आर्टिकल 29 से 30 में है। और आर्टिकल 32 क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा आर्टिकल 32 करता है। इसीलिए तो इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सही है। अब चलिए हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का अर्थ क्या होता है? कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो। ऑल दो आइडल केस में ऐसा होता नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यही कहता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हो गया। सही है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किस बेसिस पे? डिस्क्रिमिनेशन का भी बेसिस मेंशन्ड है कि सेक्स, यानी कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, और प्लेस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि मेरा जन्म कहाँ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार वालों को, यूपी वालों को थोड़ा सा ख़राब निगाहों से देखा जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है कि ऐसा ना हो। ये आर्टिकल 15 में है, राइट टू प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सही है। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसी आर्टिकल 16 में इक्वलिटी होने के बावजूद जो हमारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है, ये किसका बात करता है? ये रिजर्वेशंस का बात करता है। सही है। ये किसके बारे में बात करता है? ये रिजर्वेशंस के बारे में बात करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इतना डिटेल में। अब तो इस साल जिन लोगों ने CGL दिया उन्हें पता होगा कि इतना डिटेल में भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ऐसा पूछा जा सकता है रिजर्वेशंस के बारे में किस में जिक्र है? तो आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में जिक्र है इसका। सही है। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, वो अब एक कानून अपराध हो चुका है, और इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? जैसे कि पहले बहुत लोग टाइटल्स लगाते थे, महाराज धीराज, है कि नहीं, महाराज, या फिर और भी बहुत तरह के टाइटल, जैसे कि राय ज़्यादा कुछ लोग टाइटल लगाते थे, है कि नहीं। ये ऑनररी टाइटल्स जो है वो सब अब लगाना अबॉलिश हो चुका है। अब हो जाता है हमारा सेकंड चीज़, राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का जो हमारा अधिकार है। किस तरह का आज़ादी? देखिए, आज़ादी को ऐसे देखा जाए तो जैसे आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 के अंदर हमें बहुत सारे तरह के आज़ादी का जिक्र मिलेगा, लेकिन उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं जाता है। सही है। और स्पेशली आपका टारगेट अगर 1 डे एग्जामिनेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार, असेंबली, वो भी पीसफुल असेंबली हो, लेकिन इसमें भी एक टर्म है कि ये कैसा हो, ये पीसफुल हो। सही है। एसोसिएशंस बनाना, यानी ग्रुप्स बनाना, मूवमेंट करना, रेसिडेंस, यानी कहीं पर भी रहने का अधिकार, प्रोफेशन का अधिकार। तो ये सारा कीवर्ड्स है, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और
प्रोफेशन, ये सब क्या हमारा कीवर्ड्स है, इसे याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये हमारा क्लॉज ए में आता है। एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा क्लॉज ए में आता है, ये क्लॉज बी में आता है। तो इसे इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा। तो अगर इतना डिटेल में कभी पूछ भी लेता है कि आर्टिकल 19 का क्लॉज सी क्या कहता है, तो आपको अगर सीक्वेंस में याद होगा, पहले स्पीच आता है, फिर एक्सप्रेशन, फिर असेंबली, तो आप इसे इसका आंसर दे पाओगे कि हाँ, ये हमें पीसफुली असेंबल होने का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 6। सही है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है कि किसी इंसान को अगर जो किसी केस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, तो उसी केस के लिए उसे दोबारा किसी ऊपर के कोर्ट से या किसी और कोर्ट से दोबारा उसे सज़ा नहीं सुनाया जा सकता। या फिर जैसे आज के समय में आपने एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह बैन हो गया है, तो क्या आप आज से 1 साल पहले खेलते थे तो उसके लिए आपको आज सज़ा मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इसी का तो प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20। सही है। अब आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 क्या है हमारा कि हमें ज़िंदा रहने का अधिकार है और आज़ादी से ज़िंदा रहने का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 कहता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इमरजेंसी के टाइम पे, सही है, इमरजेंसी के टाइम पे सारा आर्टिकल सीज हो जाता है, यानी कि सारा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी के टाइम पर भी ज़िंदा रहता है, यानी कि ये आर्टिकल्स के अगेंस्ट, इस आर्टिकल के तहत आपको प्रोटेक्शन अभी भी मिलेगी। सही है। आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। कितने साल तक का? एक प्राइमरी एजुकेशन, 14 ईयर्स तक का प्राइमरी एजुकेशन लेना कंपलसरी है। और ये एक राइट टू एजुकेशन जो एक फंडामेंटल राइट कब बना था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑल्दो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखेंगे, बावजूद इसके मैं अभी आपको बता दूँ, रिलेट कर पाओगे। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 2002 में, ऐसा मुझे याद है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। सही है, याद रखिएगा इसे। अब तीसरे फंडामेंटल राइट पे हम लोग आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मैंने बताया है कि किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सके किसी मजबूरियों का। आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, जो इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी, यानी कि ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी करवाई जा रही है, वो ना करवाया जा सके, हो जाता है हमारा, उसका प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारा आर्टिकल 23 देता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया? अंडर 14 वाले बच्चे। सही है। और वो भी नॉर्मल जगह पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज या फिर जो हजार्डस जगह है जहाँ पे उन्हें खतरा हो सकता है जान का, या फिर काम करने का कंडीशंस बहुत ख़राब है, लोहे की फैक्ट्री है या फिर आपका बैंगल्स का फैक्ट्री है, ये सब जगह पे वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। सही। तो ये सब बेसिक रटने का है कि कॉन्साइंस और फ्री प्रोफेशन, यानी मेरा जो मर्जी करेगा वो रिलीजन में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रोपोगेट यानी उसे फैला भी सकता हूँ, मैं उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता हूँ। आर्टिकल 26 क्या कहता है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ऐसे मेला वगैरह लगना, होता होगा, आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश से आएंगे तो वहाँ पे यज्ञ होता है, वो सब कराने का अधिकार हमें कौन देता है? आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो टैक्सेस देने से बच सकते हैं। सही है। आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग टैक्सेस से बचने के लिए कहीं पे डोनेशन कर देते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, टैक्सेस से उन्हें थोड़ा सा एग्जम्पशन मिल जाती है। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कोई भी रिलीजियस, कोई भी धार्मिक निर्देश आपको अगर मिला है कि ऐसे रहो, ऐसे ना रहो, तो वो आपको अटेंड करने यानी फॉलो करने का ये आर्टिकल 28 जो है आपको फ्रीडम देती है। अब आ जाता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जो आर्टिकल 29 क्या कहती है? जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी कौन है हमारे देश में? तो हिंदूज़ को छोड़कर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सारी की सारी माइनॉरिटीज़ में आती हैं। सही है, याद रखना है आपको। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं उनका कल्चर को प्रिजर्व करा जा सके,
ऐसा ना हो कि वो किसी डर के अवस्था में हो कि यार मैं संख्या में कम हूँ तो मेरे कल्चर पर, मेरे ट्रेडिशंस पर कोई आ जाए। ऐसा इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कौन देता है? आर्टिकल 29 देता है। सही है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जैसे कि मदरसास वगैरह चलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्वेंट स्कूल्स चलते हैं, तो ये सब की आज़ादी कौन देता है? आर्टिकल 30 देता है। अब आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 के थ्रू आप कौन से कोर्ट जा सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सही है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है, बहुत हाई चांसेस है। कौन सा कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसके पास 5 रिट्स होते हैं, वो रिट्स इशू कर सकता है। सही है। रिट्स क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से क्लास होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सही है। स्केड्यूल्स के बारे में ये क्लास लंबा हो जाएगा, तो स्केड्यूल्स के बारे में एक अलग से क्लास ही करा लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ था फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, उसे हम कहते हैं केबीसी केस, केशवानंद भारती केस। आपने सुना होगा, 1973 में हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में जो हमारा क्या कहते हैं, जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है कि नहीं, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द पहली बार कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया था। इसका मतलब क्या? फंडामेंटल फ्रेमवर्क को जो हमारी पार्लियामेंट है वो बदल नहीं सकती, ऑल्टर नहीं कर सकती। वो आर्टिकल 368, याद रखिएगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का अधिकार देता है पार्लियामेंट को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क को ही चेंज कर दे। तो ये बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है क्या? ये बेसिकली जो कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशरी का पावर अलग, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग, हर एक चीज़ का पावर अलग, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेंटर स्टेट, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, ये सब को मेंटेन करने का कहता है हमारा बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क। ये केशवानंद भारती केस में हुआ था। अब देखिए, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ख़त्म हो गया, जितना आपको जानना था जान लेंगे। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस का भी एक सेशन करेंगे, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और इस साल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, पहले के जैसे जो प्रीवियस ईयर तक आते थे सीजीएल में भी, मेंस में भी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे क्वेश्चन इस साल नहीं आए। जिन्होंने दिया है उन्हें पता होगा। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टेट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन कर लेकर आया हूँ और आप बहुत ईजिली कर दोगे वो। तो केशवानंद भारती केस के थोड़ा सा हम लोग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं। हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सही है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, एक जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो गवर्नमेंट को क्या करना था? गवर्नमेंट को करना था डेवलपमेंट। सही है। अब डेवलपमेंट करना है तो क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए। लेकिन लैंड तो किसके पास है? प्राइवेट ओनर्स के पास है। अब गवर्नमेंट को इस लैंड को अक्वायर करना है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में ये था। सही है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो थी हमारा, उसे पार्लियामेंट ने हटा दिया। सही है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद ही रख लीजिएगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया इसे? एक सेकेंड। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटा दिया गया। सही है। इतना जान लीजिए। तो केशवानंद भारती केस में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट से कि भाई तुम्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है कर सकते हो, पावर है,
लेकिन ऐसा मत कर दो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आत्मा है वही मर जाए। आत्मा को मारने का काम नहीं करो। चलिए, तो इसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सेशन होगा, ज़रूर अटेंड कीजिएगा।